दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। और टाटा कंज्यूमर का मैं बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। और मैंने इसे आज इसीलिए चुना है क्योंकि लास्ट डे इसका जो ओवरऑल मूवमेंट था सबसे ज़्यादा था मार्केट में, 4% के आसपास। अगर वॉल्यूम का बात करें तो 79 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम है, 79 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी हाई है। ये तो था ओवरऑल बस एक दिन का डेटा। अब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करने वाले हैं। अगर फंडामेंटल का बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कंपनी करता क्या है। तो टाटा कंज्यूमर का बात करें तो ये मोस्टली टी बेचता है, मतलब चाय। इसका अगर ब्रांड का बात करें तो टाटा टी जैसा हम लोग जानते हैं, टेटली हुआ, ये सब ब्रांड है। और जब से एक्वायर किया टाटा केमिकल्स तो इसको और भी अदर ब्रांड्स मिल गया है, जैसे कि टाटा संपन्न हुआ, टाटा ब्रांड हुआ। तो ये सब इसको कुछ ब्रांड है जो अलग से मिल गया है। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू का बात करें तो मोस्ट 51% के आसपास रेवेन्यू इसको जनरेट होता है टी के बिज़नेस से। और थोड़ा बहुत बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है फूड सेगमेंट से, जैसे कि जो कंज्यूमर वाला हुआ, जिसको एक्वायर करने के बाद इसको जनरेट हो रहा है लगभग उससे 21% का। और कॉफ़ी से होता है लगभग 11%, जो कि काफ़ी हाई नंबर मैं कहूँगा कॉफ़ी से भी। अभी हाल फिलहाल में कंपनी स्टार्ट किया टाटा स्टारबक्स, जो कि स्टारबक्स यूएसए में जैसे चल रहा था तो उसी के तर्ज पे स्टार्ट किया टाटा अपने नाम पे यहाँ इंडिया में। तो ये इससे भी थोड़ा बहुत जनरेट होता है, लेकिन उतना कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ परसेंटेज दिया नहीं है। ये था कंपनी का बिजनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के नंबर। अगर नंबर का बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कंपनी है कितना बड़ा। अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो ये है 74,000 करोड़ के आसपास का। तो देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कंपनी है, क्योंकि 74,000 करोड़ काफ़ी बड़ा कंपनी समझा जाएगा। अगर स्टॉक्स पी का बात करें तो ये है लगभग 96 के आसपास। तो अगर 96 के आसपास है तो हम कंसिडर कर सकते हैं बहुत हाई वैल्यूएशन पे है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रॉफिट। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 6% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.85%, मतलब लगभग 9% के आसपास। तो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखने से तो लगता नहीं है कि कंपनी को इतना हाई स्टॉक्स पी मिलना चाहिए, लेकिन बिकॉज ये टाटा ब्रांड के अंदर आता है जिसके वजह से इसको इतना हाई मल्टीपल मिल रहा है, पी मल्टीपल, जिसकी वजह से इतना हाई वॉल्यूम पे, इतना हाई पी पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है। अगर कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो ये लगभग 151% CAGR ग्रोथ किया लास्ट 5 ईयर में। और यही रीज़न हो सकता है बिकॉज ये 96 के PE मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। यही एक रीज़न मैं बोल सकता हूँ कि जिसकी वजह से ये इतना हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से हुआ लास्ट 5 सालों में। डिविडेंड पे आउट का बात करें तो वो लगभग 45%। तो जैसा हम सब जानते हैं जब कंपनी बड़ा हो जाता है या कंसिडर करते हैं कि जब वो टाटा ग्रुप का रहता है तो मोस्टली डिविडेंड ही पे करता है। अगर डेटर्स डे का बात करें तो वो इम्प्रूव किया फ्रॉम 31 डेज़ टू 23.95 डेज़। डेटर डेज़ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डेटर डेज़ कहने का मतलब है कि कितना जल्दी आपको आपका पैसा मिल रहा है। जब भी हम सामान बेचते हैं तो हम जरूरी नहीं कि हमेशा तुरंत पेमेंट कर ले। अब हम एक सामान नहीं खरीद रहे, हम ट्रक ट्रक सामान भेजते हैं, तो होता ये है कि कभी कभी डिले होता है, कभी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना भर। जैसे इस केस में था 31 डे, ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 31 डेज़ के बाद पेमेंट मिलता था। तो अब वो थोड़ा सा घट के हो गया 23। मतलब जितना जल्दी पेमेंट मिलेगा उतना ज़्यादा बर्डन कम पड़ेगा हम पे। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि जितना जल्दी पेमेंट हो, डेटर्स डे जितना कम रहे उतना बढ़िया है। अगर डेटर्स डे आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 365। ये फॉर्मूला होता है, आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, गूगल भी कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि डेटर्स डे इज इक्वल टू रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 365। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दिन में उसको रिसीवेबल्स का पैसा मिल रहा है कंटिन्यूस। तो ये तो था ओवरऑल डेटर्स डे के बारे में। अब हम थोड़ा बात करते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। अगर नेगेटिव पॉइंट छूट गया था कंपनी का, अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो भी, और ऐसे भी अगर PE के हिसाब से देखें तो भी बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो लगभग 6% के आसपास है लास्ट 3 साल का, जो उतना कुछ खास नहीं है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी ख़राब होने के बावजूद बहुत हाई ट्रेडिंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक हम मान सकते हैं। अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करें तो इसका मेजर कॉम्पिटिटर है बॉम्बे बुरा, CCL प्रोडक्ट, टाटा कॉफ़ी और रोसेल इंडिया। ये सब कुछ कॉम्पिटिटर है। तो अगर बात करें कंपनी का तो इंडिया में वो टॉप पोजीशन पे है और इसका मार्केट कैप है 74,000 करोड़। और बाकी जो भी कंपनी है
वो दूर दूर तक इससे कंपैरिजन में नहीं है इंडिया का। अगर ओवरऑल मार्केट का बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड का, तो टी प्रोडक्शन में ये सेकेंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कोई फॉरेन कंपनी है, ये सेकेंड नंबर पे आता है वर्ल्ड का। तो हम समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कंपनी है ये। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वार्टरली रिज़ल्ट का। तो अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट का बात करें तो हम चेक कर सकते हैं कि सितंबर में इसका सेल्स था 1761 करोड़, जो कि कंसेक्यूटिवली बढ़ता गया और अभी हो गया 3000 करोड़। थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड का बात करें तो वो कंटिन्यूस पॉजिटिव में ही है। अगर प्रॉफिट का इसी तरीके से बात करें तो वो था लगभग 189 करोड़ के आसपास, जो थोड़ा बहुत डिक्रीज़ होने के बाद शो किया ओवरऑल प्रॉफिट। बस एक टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तब थोड़ा सा इसको लॉस हुआ था, नहीं तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, थोड़ा फ्लक्चुएशन के साथ में। अब हम बात करते हैं ईयर वाइज का। ईयर वाइज कैसा रहा इसका सेल्स और प्रॉफिट। अगर ईयर वाइज का बात करें तो 2010 में इसका सेल्स था 5700 करोड़ के आसपास, और ये कंसेक्यूटिवली अपना सेल्स को कंटिन्यूस बढ़ाते आया, एक्सेप्ट 2015 के बाद ये थोड़ा सा घटने लगा, और घटते घटते फिर 19 में उसको टर्न किया और फिर अपना सेल्स को इंक्रीज़ किया, और अभी हो गया ये लगभग 12,000 करोड़ के आसपास। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया, लगभग 10 साल में डबल कर लिया अपना सेल्स को। और अगर प्रॉफिट का बात करें, तो कंपनी का प्रॉफिट था 2010 में 390 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्रॉफिट था 390 करोड़ के आसपास मार्च 2010 में, जिसको कि वो कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज़ किया, और उसका प्रॉफिट हो गया 714। मतलब सेल्स भी डबल हुआ है और लगभग प्रॉफिट भी इसका डबल हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का मार्जिन उतना कुछ खास इंक्रीज़ नहीं किया, उसी मार्जिन पे वो ट्रेड कर रहा है। 2010 में 390 था, लगभग 400 करोड़ के आसपास, तो वो डबल होकर 800 के आसपास होना चाहिए था, तो लगभग वही 714 के आसपास है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं थोड़ा बहुत मार्जिन का अंतर हुआ है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जिस तरीके से अपना बिजनेस चला रहा है उसी तरीके से चला रहा, कोई खास अंतर नहीं हुआ है। अगर लास्ट 10 ईयर का डेटा देखें तो लास्ट 10 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था 7%, 5 साल का 12%, और लास्ट 3 साल काफ़ी अच्छे तरीके से सेल्स ग्रो किया है कंपनी का। अगर प्रॉफिट का बात करें तो लास्ट 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 13%, 5 साल का 151%, जो कि इसीलिए बढ़ा बिकॉज 5 साल पहले एक बार नेगेटिव हो गया था इसका सेल्स, इसीलिए ये आपको दिख रहा होगा 115% का ग्रोथ। और अगर लास्ट 3 साल का बात करें तो वो 21% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का बात कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी तो एकदम फिक्स्ड है 6%, उधर से हिला डुला कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। और आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखेंगे ये नेगेटिव नंबर इसीलिए होगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करता है। तो जो मोस्ट नेगेटिव नंबर आपको दिख रहा है यहाँ, ये मोस्टली बिकॉज ऑफ डिविडेंड पेमेंट की वजह से है। तो हम चेक करते हैं कि ओवरऑल नेट कैश कंपनी के पास कितना बच रहा है। 2010 में पॉजिटिव था, फिर 11 में नेगेटिव, 12 में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है, फिर कुछ नेगेटिव होकर अगर ओवरऑल चेक किया जाए तो कंपनी का पॉजिटिव ही है कैश फ्लो। मतलब जो ऑपरेट करके कंपनी पैसा निकाल रहा है। ऑपरेट करने का कहने का मतलब है कि बहुत बार होता है कि सामान तो बिक गया बोल दिया जाता है, लेकिन हाथ में पैसा कब आता है वो दिखता है इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख जाता है कि हाँ सेल्स हुआ, हम उसको लिख देते हैं P&L अकाउंट में, लेकिन हाथ में जो पैसा आया वो दिखेगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हाथ में कब पैसा आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताएगा कि कितना पैसा ऑपरेट करके हम पैसा निकाल रहे हैं। तो अगर आपका कोई कंपनी अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा नहीं निकाल पा रहा है, कहने का मतलब है कि वो बहुत ख़राब बिजनेस होगा, कंसिडर कर सकते हैं हम ये। अब हम बात करते हैं कंपनी का थोड़ा सा प्रमोटर्स होल्डिंग का। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग का बात करें तो प्रमोटर का होल्डिंग था 35% सितंबर 2018 में, जो कि घट के हो गया 34.71%। तो उतना कुछ खास डिक्रीज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, वो मैनेजेबल है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल डाइल्यूशन का कि कंपनी कितना डाइल्यूट किया है। अगर ओवरऑल डाइल्यूशन का बात करें तो कंपनी का लास्ट 13 से 14 सालों में काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट किया है। ये मैं आपको दिखाने के लिए इन्वेस्टेलो साइट खोला हूँ। यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि लास्ट 14 साल में कंपनी 56% अपना स्टॉक को डाइल्यूट किया है। कहने की बात है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन किया है, परसेंटेज है, ऐसा नहीं है कि 100% से डायरेक्ट 44% पे आ गया तो वो 56% का डाइल्यूशन हो, वैसा नहीं है। कुछ एक परसेंटेज था जिसको वो डाइल्यूट किया है। जैसे कि
70 था तो उसका 56% डाइल्यूट किया, ऐसा करके किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे 14 ईयर्स में 56% आपको डाइल्यूशन दिख रहा है ओवरऑल इक्विटी का। अगर प्लेजिंग का बात करें तो कंपनी 0.42% प्लेज किया हुआ है, और डेट टू इक्विटी का रेशियो का बात करें तो 0.08 है, तो कंपनी का कोई खास डेट नहीं है, प्लेजिंग भी नहीं है। बस एक ही दिक्कत है कि कंपनी का स्टॉक डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि काफ़ी उतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया कंपनी के रेस्पेक्ट में, और कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, ये भी कुछ खास रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये कंपनी में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्ट करने में। खैर, आपका प्रोस्पेक्टिव अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। मैंने अपना प्रोस्पेक्टिव आपको दे दिया है। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपस में शेयरिंग करके कुछ सीख सकें। और अगर आपका कोई दोस्त सीखना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे रेकमेंड भी कर दें, जिसकी वजह से वो भी कुछ सीख सके। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।